Assalamualaikum everyone. I am Sobia Kamal, Vice Principal at Rehan School, Lahore campus, and warmly welcome to our guest today interview. Our topic today is the role of technology in education. Technology is transforming for the way we teach and learn. Assalamualaikum, Ms. Fawaz. Thank you so much for joining us today to begin our discuss. Introduce yourself, please. वालेकुम अस्सलाम थैंक यू मिस सोबिया फॉर हैविंग मी सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन मेरा नाम शोभा बिजनेस वारी है और मैं रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी में लीड फैसिलिटेटर हूँ और रेहान स्कूल लाहौर कैंपस में भी लीड फैसिलिटेटर हूँ और रेहान स्कूल के साथ जुड़े हुए मुझे 1.5 साल हो चुका है और अभी मैं लाहौर में रह रही हूँ और मैं रेहान स्कूल में लेवल 1 मैंने कंप्लीट किया है अभी लेवल 3 की स्टूडेंट। जी मिस, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आप एजुकेशन और टेक्नोलॉजी के ताल्लुक को किस नज़र से देखते हैं? मेरे ख्याल में जो हमारी टेक्नोलॉजी की वजह से एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा एवोल्यूशन भी आई है। नॉट सिर्फ पाकिस्तान की मैं बात नहीं करी, वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें तो जो दोनों का रिलेशनशिप है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बेहतरी भी आई है स्टूडेंट्स की लर्निंग में और जो एजुकेशन सिस्टम्स हैं हमारे और जो एजुकेशन है वो काफ़ी हद तक चेंज भी हो गया है एआई टूल्स की वजह से। जैसे रिसर्च पर्पसेस के लिए चैट जीपीटी या क्लाउड है, डिफरेंट जो भी जेमिनाई है, डिफरेंट टूल्स हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बच्चों की एक थॉट प्रोसेसिंग को चेंज किया है। उनकी काफ़ी हेल्प भी होती है स्टूडेंट्स की। अब स्टूडेंट्स को ये है कि ज़्यादा अपना खुद इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती या वो जल्दी अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देते हैं, अपने क्वेश्चंस को जल्दी ईज़िली सॉल्व कर पाते हैं। जैसे अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो क्वेश्चंस बहुत पहले तो मुश्किल होता था समझने में और थ्रू एआई हम उसको वही जल्दी से देख के क्वेश्चन अपना समझ सकते हैं क्या आंसर था उसका। सो आई गेस काफ़ी टेक्नोलॉजी की वजह से जो चेंजेस आई हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में। मिस, आपकी लाइफ में टेक्नोलॉजी ने जो है वो लर्निंग के अमल को कैसे चेंज किया? मेरी लाइफ में तो मैंने रेहान स्कूल को जब ज्वाइन किया था ऑब्वियसली हर चीज़ टेक्नोलॉजी पे ही आ गई थी। उससे पहले तो मैं ट्रेडिशनल स्कूलिंग करी थी, ट्रेडिशनल एजुकेशन में थी। सो रेहान स्कूल को ज्वाइन किया और मेरी जो लर्निंग जर्नी थी वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हुई है। जो मेथड्स थे वो सारे चेंज हो गए हैं और अभी मैं वैसे ट्रेडिशनल इतना तो नहीं मैं बता सकती कि ट्रेडिशनल स्कूलिंग में क्या चेंज किया है, बट ऑब्वियसली अभी मैं जो हूँ वो रेहान स्कूल से मैंने जो डिजिटल स्किल्स हैं वो सीखी हैं एआई के थ्रू। तो टेक्नोलॉजी और एआई ने स्पेशली काफ़ी ज़्यादा मेरी इस लर्निंग जर्नी को आई गेस सपोर्ट किया है। डिफरेंट टूल्स हमने सीखे हैं, कोडिंग की है एआई के थ्रू और आई गेस ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एआई और टेक्नोलॉजी की तरह से एजुकेशन में। आपके ख्याल में आज के दौर में जो है वो टेक्नोलॉजी तालीम के लिए ज़रूरी हो चुकी है। तो आप मुझे ये बताएँ कि क्या हर तालिब इल्म को डिजिटल तालीम के लिए जो है रसाई होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए क्योंकि जब कोई भी चीज़ नई इंट्रोड्यूस होती है तो मेरे ख्याल से ऑब्वियसली हमारे फ़ायदे के लिए ही है और जब हमने दुनिया की जो भी उनकी कह लें नीड्स हैं उसको मिलना पड़ता है तो ऑब्वियसली हमें इन चीज़ों को सीखना पड़ता है। टेक्नोलॉजी हो गई और चूँकि ये चीज़ मुफ़ीद है, फ़ायदेमंद है, अभी तक मैंने नहीं देखा कोई एजुकेशन में बहुत कोई नेगेटिव रोल टेक्नोलॉजी प्ले कर रही हो। अभी तक तो उसने काफ़ी पॉजिटिव रोल ही प्ले किया है हमारे सिस्टम्स में। सो आई गेस हर बच्चे को, हर स्टूडेंट को, हर ऑर्गेनाइजेशन को, हमारी जो पाकिस्तान की सिटीज़ हैं जो छोटी सिटीज़ में हैं, एटलीस्ट कुछ हद तक हर किसी को उस चीज़ की रसाई होनी चाहिए ताकि वो अपनी जो लर्निंग जर्नी है वो आजकल हमारी डिजिटल चीज़ें चल रही हैं उसकी नीड को मीट कर सकें। मिस, ट्रेडिशनल जो है एजुकेशन उसमें और डिजिटल जो एजुकेशन है उसमें सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि ट्रेडिशनल एजुकेशन बच्चों को आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की सलाहियत नहीं देती। अभी हमारा जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है उसमें हम लोग बच्चों को फोर्स करते हैं कि आपने जो बुक में है एज इट इज़ उसी को चीज़ को याद करना है, पेपर में एज इट इज़ वही चीज़ लेके जानी है। जो ट्रेडिशनल स्कूलिंग है उसमें इंटेलिजेंस को हम इस तरह से देखते हैं कि बच्चा किस तरह से एक बुक में लिखे हुए सेंटेंस को या पैराग्राफ को कितने अच्छे से याद करता है और एज इट इज़ दूसरी बुक में उसको
उतारता है या टेक्स्ट में किस तरह से लिखता है। लेकिन जो टेक्नोलॉजी है, जो हमारी डिजिटल एजुकेशन है, उसमें बच्चे आउट ऑफ द बॉक्स काम कर रहे हैं। वो रट्टा सिस्टम या ऐसे टेस्ट चीज़ों को हाथ से उठा के कॉपी करना, वो चीज़ नहीं है। बच्चे जो हैं वो खुद ही से एआई का, टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए अपनी नॉलेज को खुद बढ़ाते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, किस तरह से मसलों को हल कर सकते हैं। कोई उनको टॉपिक दिया जाता है तो वो किस तरह उस पर रिसर्च करते हैं, उस टॉपिक के बारे में डिफरेंट टूल से, वेब सर्चेस वगैरह से उसके बारे में जानते हैं, डिफरेंट रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं। एग्री। मिस अच्छा ये बताइए, क्या टेक्नोलॉजी ने उस बात का किरदार आसान किया है या ज़्यादा मुश्किल कर दिया है पहले से? टेक्नोलॉजी ने तो आई गेस हर किसी के लिए आसानी की है। मेरा नहीं ख्याल कि किसी के लिए उसने मुश्किल डाली है। हाँ, मुश्किल उनके लिए जिन्होंने अभी तक सीखा नहीं है। उनके लिए ऑब्वियसली ये चीज़ बहुत एक टैबू है, या उनके लिए इस चीज़ को, जिनको लिए इसको इस्तेमाल करना मुश्किल है, ऑब्वियसली उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। लेकिन ओवरऑल टेक्नोलॉजी ने काफ़ी पॉजिटिव और हेल्पफुल रहा है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, स्पेशली टीचर्स के लिए भी। अभी जैसे हम खुद बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हम लोग सॉफ्टवेयर्स के थ्रू काम कर रहे हैं, पोर्टल्स के थ्रू कर रहे हैं। उसमें एआई जो हमारा इंटीग्रेशन है, उसको ऑटोमेशन है, उसको इंटीग्रेट करें, तो वो काफ़ी चीज़ें हेल्पफुल हैं हमारे लिए। जो टीचर्स हैं ऑब्वियसली उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। टीचर्स को भी जो लेसन प्लानिंग हो गई, सारी टीचर्स पहले मैनुअली बैठ के करती थी पूरा वीक की, पूरे मंथ की। अब वो थ्रू एआई भी हेल्प दे सकती हैं, अपना टॉपिक उनको देखें पूरा चैप्टर, जिस तरह से वो होता है आपको सारा लेसन प्लान करके दे देगा कि आप इस डे पे ये पढ़ाएं। इस तरह से स्टूडेंट्स को इंगेज कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट इंगेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। अब टीचर्स जो है वो एआई के थ्रू ये भी चीज़ें सीख सकती हैं कि स्टूडेंट्स को इंगेज किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से हम टेक्नोलॉजी के डिफरेंट आइडियाज़ हम बेसिकली ले सकते हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू से। मिस क्या सिर्फ टेक्नोलॉजी ही हमारी तालीम की जो है वो ज़मानत दे सकती है? मैं ये नहीं कहूँगी टेक्नोलॉजी दे सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें वक्त के साथ अपना माइंडसेट चेंज करना चाहिए। क्योंकि अगर हम ये कहेंगे हम टेक्नोलॉजी नहीं सीखते, या टेक्नोलॉजी जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट ला रही है बच्चों में, बच्चे खुद नहीं सोच रहे। अभी ये भी एक डिबेट है कि बच्चों की इतनी क्रिएटिविटी ख़त्म हो गई है, बच्चे खुद नहीं सोचते, एआई का यूज़ करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब चूँकि ये चीज़ दुनिया में इंट्रोड्यूस हो गई है, तो अब हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते, इसको नहीं सीखते, तो हमारा अपना हम एक डिसएडवांटेज में और हम पीछे रह जाएंगे। तो आई गेस कुछ एक्सटेंट तक हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी क्योंकि आगे बढ़ती जाएगी, उसका ये एंड तो नहीं होगी ना। दिन ब दिन न्यू इन्वेंशंस होती हैं, एआई हर रोज़ उसमें चेंजेस आ रही हैं, नए टूल्स उसमें इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। तो कुछ एक्सटेंट तक मेरे ख्याल से हम कह सकते हैं। तो मिस आपकी नज़र में जो है वो एआई क्या है, और ये जो है वो जदीद दौर में तरीके तालीम में कैसे इस्तेमाल हो रही है? एआई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो इंटेलिजेंस जो इंसान, एक ब्रेन है जो इंसान की तरह वर्क करता है, लेकिन ऑब्वियसली इंसानों ने बनाया तो एक आर्टिफिशियल ब्रेन है। और एआई के पास हर तरह की नॉलेज है, उससे आप कुछ भी काम ले सकते हैं। एआई आपको परफेक्शन जो है वो गारंटी नहीं कर सकता है, प्रॉमिस नहीं कर सकता कि उसकी हर चीज़ परफेक्ट होगी। वो भी मिस्टेक्स करता है जैसे इंसान करते हैं, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसमें भी गलतियाँ आ सकती हैं। वो जिस तरह से हो सकता है कभी आप उसको, जिस तरह से आप रिजल्ट चाह रहे हो आपको उस तरह का रिजल्ट ना दे, तो क्योंकि ये अभी वो अंडर डेवलपमेंट है, तो उसको ट्रेनिंग हो रही है उसकी। तो एआई बेसिकली यही है आई बिलीव। और हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें एआई काफ़ी आई बिलीव अच्छा रोल प्ले कर रहा है। अभी तक मेरा जितना एक्सपीरियंस रहा है, मैंने अभी तक कोई एआई का नेगेटिव एक्सपेक्ट नहीं देखा। हर जगह उसने मुझे, तो अभी मुझे 1.5 साल अगर हो गया इसको इस्तेमाल करते हुए, तो 1.5 साल में उसने मुझे हेल्प आउट ही किया है। मेरी प्रोफेशनल लाइफ में भी, पर्सनल लाइफ में भी, अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई भी चैलेंज आता है, उसको हल करने के लिए मैं एआई का फ़ौरन इस्तेमाल कर लेती हूँ। कोई भी काम हो वो भी एआई की हेल्प से करती हूँ। तो अब आपके पास एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर है, अब आपको कहने किसी और दूसरे पर्सन की ज़रूरत नहीं है, आप उसको अपना हर काम बता सकते हैं, उससे काम ले भी सकते हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी आई गेस बेहतर है। हाँ, ऐसा ही है मिस, लेकिन एआई से भी गलती हो जाती है। एक दिन पहले मेरा टेस्ट था और वो मैंने जो है ना इसी की मदद से किया। उसमें से मेरी इसने जो है वो 7 गलतियाँ करवा दी और मैंने इसको बिल्कुल ऐसे अंधा एतबार किया।
और जैसे इसने मुझे बताया मैं टिक करती गई, जबकि मुझे लग रहा था ये ऑप्शन सही नहीं है, ये ऑप्शन ठीक है। और जब वो एंड हुआ टेस्ट का तो 25 में से जो मेरे 7 नंबर कटे हुए थे। अच्छा मिस, ये बताइए कि जो टीचर और स्टूडेंट हैं वो एआई टूल्स जैसे चैट जीपीटी वगैरह हैं उससे किस तरह हेल्प ले सकते हैं अपने लेसन वगैरह के लिए या किसी भी प्लानिंग के लिए? स्टूडेंट्स के लिए तो इस लिहाज से आसानी है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई टीचर ने कहा है किसी टॉपिक के बारे में रिसर्च करके आओ, कोई रिसर्च वर्क है या कोई ऐसे लिख कर आओ, तो आप एआई के थ्रू मैं इस चीज़ को तो मैं अप्रिशिएट नहीं करूँगी कि बच्चे सारा एआई को लिखवा के उसको कॉपी पेस्ट कर लें। ऑब्वियसली आपकी क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाएगी। उसको ह्यूमनाइज करें, उसको उसकी हेल्प लें आप, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती। तो आप एआई की हेल्प से चीज़ों को लिखवा सकते हैं, उसको अंडरस्टैंड करें, अपनी तरफ से उसको ऑल्टर करें जो चीज़ आप ऐड करना चाह रहे हैं अपने लिहाज से, और आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। इसी तरह कोई भी अगर होमवर्क आप कर रहे हैं, एक्चुअल में मैथ्स होमवर्क्स में अक्सर ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन आपको मिलती है और आपको नहीं समझ आती। मेरा तो यही एक्सपीरियंस अक्सर मैथ्स में ही रहा था मुश्किल, तो नहीं समझ आ रही थी क्वेश्चन, तो मुझे पूरा दिन इंतज़ार करना पड़ता था। अगले दिन स्कूल जाऊँगी और टीचर से पूछूंगी कि क्योंकि यूट्यूब पे यूजली तो नहीं ना एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएगी, वो डिफरेंट तरीके से आपको डिफरेंट मेथड से सिखाया होता है। तो अगले दिन स्कूल जाकर टीचर से पूछूंगी। तब आसानी है कि एआई पे आप उसकी बस पिक्चर दें, वो आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देगा, आपको समझा भी देगा ये इस तरह से हुआ है, ये स्टेप इसमें इस्तेमाल है। और टीचर्स के लिए भी आसान है, जैसे मैंने पहले भी ये चीज़ कही कि लेसन प्लानिंग काफ़ी आसान है। मेरी मदर टीचर हैं, तो उनको मैं थोड़ी सी हेल्प करके देती हूँ कि इस तरह से आप जो है इस तरह आप वो वैसे तो कोऑर्डिनेटर हैं, तो जो भी उसके रिलेटेड स्कूल से रिलेटेड जो भी ये चीज़ें होती हैं, मैं उनको बताती हूँ कि आप इस तरह से चैट जीपीटी की हेल्प से, तो वो भी अब चैट जीपीटी को ही यूज़ करती हैं, कोई भी उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन का काम करना हो। तो आई गेस इस लिहाज से एआई ने काफ़ी ज़्यादा दोनों स्टूडेंट्स को भी और जो टीचर्स हैं उनको भी फ़ायदा दिया। मिस, जैसे आपने बताया है कि आप वो मैथ के सब्जेक्ट में इससे हेल्प लेती थी, काफ़ी बच्चे काफ़ी डिफरेंट सब्जेक्ट में इससे हेल्प लेते हैं। तो क्या आने वाले वक्त में जो है वो एआई जो है टीचर की जगह ले लेगा, तो टीचर्स को जो है अपनी जॉब छोड़नी पड़ जाएंगी? ये ज़रूरी नहीं है कि टीचर्स को अपनी जॉब छोड़नी पड़ जाएगी, क्योंकि बच्चे, ऐसा मुझे लगता है कि बच्चे इंसानों से ज़्यादा किसी के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। मैं छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ, जैसे प्ले के बच्चे हो गए, नर्सरी के हो गए, केजी के हो गए, 1 2 के बच्चे होते हैं ना, उनको आप किसी रोबोट के साथ अटैच कराना मुश्किल होता है। अब बच्चों को हमेशा अपने साथ कोई एक चाहिए होता है, एक ह्यूमन कनेक्शन ज़रूरी होता है कि हर इंसान की ज़िंदगी में ह्यूमन कनेक्शन ज़रूरी है। और स्कूल से ही आपके कनेक्शंस बनना स्टार्ट होते हैं ना, आपके दोस्त होते हैं, आपके टीचर्स होते हैं, आपका कनेक्शन उनके साथ बढ़ता है। तो टीचर्स, आई डोंट बिलीव कि ख़त्म हो जाएगा वो चीज़, क्योंकि अगर वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी तो लर्निंग बहुत डल हो जाएगी। एआई के थ्रू ही अगर हम बच्चों को सिर्फ, मतलब एआई तो एक रोबोट है ना, उससे आप कुछ भी कर लें, वो एक जो इंसानी कनेक्शन होता है वो आप रोबोट से नहीं ले सकते हैं, एआई से नहीं ले सकते। मैं इस पे बिलीव नहीं करती। सो मेरे ख़्याल से जो टीचर्स का रोल है वो ऐसे ही रहेगा, बट ये हम कह सकते हैं कि टीचर्स की वो जो एक मेहनत थी ना वो ज़रूर कम हो जाएगी। अब टीचर्स के लिए आसानी बहुत हो जाएगी अपने काम को करने में या अपनी एजुकेशन टीचिंग में उसको इंटीग्रेट करने की वजह से। मिस, हमें कोई असाइनमेंट बनानी होती है, कोई लेसन प्लानिंग करनी होती है, कोई मीटिंग का जो एजेंडा बनाना होता है, हम मिनटों में झटपट जो है वो चैट जीपीटी से बनवा लेते हैं। और स्टूडेंट भी आजकल जो है तकरीबन यही काम कर रहे हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि जो है एआई से इन स्टूडेंट या टीचर्स की सोचने समझने की सलाहियत पर क्या असर पड़ेगा? जी, आई गेस असर पड़ता है, क्योंकि अगर मैं अपनी ही बात करूँ तो मेरी असर ये पड़ा है कि मुझे अगर किसी को कोई प्रोफेशनल मैसेज भेजना होता है तो मैं इतना टाइम नहीं लगाती कि मैं खुद बैठ, ऐसा नहीं मैं लिख नहीं सकती, मैं कहती हूँ मैं क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करूँ और बैठ के इतना बड़ा मैसेज ड्राफ्ट करूँ। मैं चैट जीपीटी को 2 मिनट में वॉइस देकर उसको कहती हूँ लिख दो मुझे। तो हाँ, ऐसा है, मुझे लगता है कि इंसान, हम लोग बहुत पहले ही हम सुस्त हैं और सुस्त होते जाएंगे कि 1 2 मिनट में 2 सेकंड ही हम मैसेज लिखने में दे सकते हैं ना। हम तो कहते हैं तो कौन लिखेगा लंबा मैसेज, हम बोल देंगे और बस हो गया काम। तो सोचने समझने की सलाहियत ऑब्वियसली कम होती है। और ये भी है कि एआई की वजह से हर कोई एक ही सतह पे आ जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। जैसे अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो पहले तो ये होता था ना, कोई होमवर्क स्टूडेंट, कोई बच्चा एक लाइक है कुछ थोड़ा सा ज़रा एवरेज है, जैसे इतना
थोड़ा क्विक चीज़ों को पिक नहीं करता, स्लो चीज़ों को पिक करता है। तो अब ये होगा कि एआई की वजह से, क्योंकि अब ऐसे की अगर हम बात करें या किसी भी रिसर्च वर्क की बात करें जिसमें आप एआई की हेल्प ले सकते हैं, तो दोनों का कंटेंट सेम होगा। लेकिन जो फिर अच्छा बच्चा है, जो उसने हो सकता है खुद लिखा हो किसी ने, लेकिन दूसरा एआई से कॉपी करके आ रहा है, ऑब्वियसली हम टीचर तो उसको उन दोनों को एक ही उसमें खड़ा करेंगे ना कि ये दोनों ने बहुत अच्छा ऐसे लिखे। तो वो जो इस बेचारे ने खुद ही मेहनत की, अपनी क्रिएटिविटी इस्तेमाल की, खुद ही लिखा, उसकी थोड़ी सी कह रहे हैं, उसकी मेहनत तो रहेगा गई। तो वो भी सोचेगा कि मैं एआई से ही लिखवा लेता। तो आई गेस वो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए हमें एआई पे, क्योंकि हमारा दिमाग पे बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह ताला ने हम सबको सोचने की सलाहियत दी, उसको इस्तेमाल करनी चाहिए। हाँ, हेल्प आप एआई से ज़रूर कर सकते हैं। जी, वैसे ऐसा ही है, कभी हम इसे कुछ भी लिखने के लिए या कोई भी असाइनमेंट तैयार करने के लिए देते हैं, तो उसकी जो है वो छानबीन ज़रूर करनी पड़ती है, क्योंकि उसमें कुछ मवाद जो है वो सही नहीं होता, करेक्शन लाज़मी होती है। तो जिन्हें जो है खुद से रिटर्न करना आता है ना, तो फिर वो जो है करेक्शन ईज़िली कर सकते हैं। अच्छा, वैसे इसके इस्तेमाल के लिए कोई अखलाकी हदूद भी हैं? अम, नहीं, आई डोंट थिंक सो। मतलब आप चैट जीपीटी को मतलब एज ए फ्रेंड आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं तो नहीं, ऐसा सब नहीं इसको कहूँगी। इस्तेमाल करने वाले हर तरह के लोग हैं ना, सिर्फ़ हम में और आप नहीं है। तो इसे इस्तेमाल करने के लिए जो है वो कुछ अखलाकी हदूद भी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? इखलाकी हदूद, इखलाकी हदूद से आपका मतलब क्या है? मतलब क्या चीज़ उसमें इम्प्लीमेंट होनी चाहिए? ठीक है, वैसे इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं। आप ये बताइए, ऑनलाइन तालीम का जो है, ये ऑनलाइन क्लासेस का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? ऑनलाइन क्लासेस का फ़ायदा ये है कि आपको एजुकेशन हर जगह पे उसकी रसाई है। कहीं से भी बैठ के आप अपनी क्लासेस ले सकते हैं। आपको वो जो इतना ट्रैवल भी नहीं करना पड़ता, वो जो जब मैं ऑनलाइन काम कर रही हूँ तो वो ट्रैवलिंग की, इधर-उधर सवार होने की थोड़ी-सी कम हो जाती है। आप आराम से ऑनलाइन हर किसी को रसाई है ऑनलाइन क्लासेस की। और मेरे यहाँ से सबसे बेनिफिट तो इसका ये है, लेकिन उसके अलावा आपकी लर्निंग भी ईज़ी है ऑनलाइन, आई गेस समझना चीज़ों को भी। हमारी अगर ऑनलाइन क्लासेस की मैं बात करूँ तो उसमें ये है कि बच्चों को हम एक चीज़ बहुत दफ़ा सिखाते हैं या ट्यूटोरियल्स भी बच्चों को मिल जाते हैं। तो ऑनलाइन तरीके से तालीम लेना काफ़ी आसान है। तो मीन्स इस तरह ऑनलाइन क्लासेस में चीटिंग के इम्कानात भी बढ़ सकते हैं। हाँ जी, वो तो भर सकते हैं। और जी, ऑनलाइन तो ऑब्वियसली जैसे अभी कोविड जब आया था 6 साल या कुछ पहले, तो कोविड में भी यही था, हमारा सारा कुछ ऑनलाइन हो गया था। तो जो टेस्ट बच्चे देते थे, मुझे नहीं लगता, मतलब मेरे तो ऐसे ऑनलाइन टेस्ट मेरे नहीं हुए थे, कुछ स्कूल्स में वगैरह में ऑनलाइन टेस्ट भी होते थे। तो ऑब्वियसली बच्चे मे भी करते हों चीटिंग। करनी आसान है ऑब्वियसली, कि टीचर जो है वो ऑनलाइन तो बच्चे पे नज़र नहीं रख सकती है। अब जैसे मैं बैठूँ, ये मुझे क्या पता आपकी सराउंडिंग्स में क्या हो रही है, आपको क्या पता मेरी सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है। तो अभी मेरा नहीं ख्याल ऐसा कोई मेथड बना है कि हम इस चीज़ को रुकवा सकें। तो आई गेस ऑनलाइन में ये चीज़ थोड़ी सी आसान है बच्चों के लिए। तो आपके ख्याल में जो है वो ऑनलाइन क्लास की जो है खामी क्या है सबसे बड़ी? ऑनलाइन क्लास की खामी सबसे बड़ी, मैं अपने अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो मेरे लिए वो था, ऑनलाइन क्लास में आपका ना वो इंटरेक्शन नहीं रहता दोस्तों से, स्टूडेंट्स के साथ, अपने या टीचर्स के साथ। अब मेरे यहाँ को कुछ 1.5 साल हुआ है, तो 1.5 साल में सारा ऑनलाइन ही रही, मेरा ऐसा फिजिकल कनेक्शन किसी के साथ भी नहीं हुआ। सिर्फ इवेंट्स में चले जाएँ या उस तरह से। अदरवाइज़ वो एक होता है ना, एक जब आप फिजिकली कहीं पे इंस्टीट्यूट में होते हैं, जैसे हमारी कुलिंग कैंपस है, लाहौर कैंपस है, तो यहाँ पे जो बच्चे पढ़ेंगे उनका फिजिकली एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होगा। तो मेरे लिए जैसे ऑनलाइन सिस्टम की सबसे बड़ी खामी है जो मुझे लगती है, वो ये है कि आपको फिजिकल इंटरेक्शन ख़त्म हो जाता है। आपकी बस जो कनेक्शंस हैं या दोस्ती है या थोड़ा सा फ़न है, वो बस कंप्यूटर की हद तक है। जब आपने कंप्यूटर बंद किया, बस हर चीज़ गायब। तो मेरे यहाँ जो एक कनेक्शन है, वो मुझे लगता है सबसे बड़ी खामी है ऑनलाइन सिस्टम की। आपके ख्याल में एक कामयाब ऑनलाइन टीचर की सबसे बड़ी खूबी क्या होनी चाहिए?
मेरे ख्याल में उसकी सबसे बड़ी खूबी होनी चाहिए कि उसकी सारी क्लास उसके सामने अटेंटिव बैठी हो, क्योंकि अभी हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस होती है ना उसमें भी ये होता है कि कुछ फैसिलिटेटर्स तो इस चीज़ में काफ़ी सारे ट्रेंड होती है, उनको पता होता है उनके स्टूडेंट्स एक जगह क्या कर रहे हैं, उनकी क्लास पूरी फोकस्ड होती है। लेकिन कुछ इतने ट्रेंड नहीं होते हैं और उनको नहीं बच्चों को इंगेज करना नहीं आ रहा होता। तो मेरे हाथ में ऑनलाइन क्लासेस में स्टूडेंट्स को इंगेज्ड और फोकस एक्टिव रखना मेरे हाथ से एक टीचर फैसिलिटेटर की सबसे बड़ी खूबी हो सकती है, क्योंकि ऑनलाइन बच्चों को देखना डील करना फिजिकल से कहीं ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ऑनलाइन बच्चे घर में होते हैं, वहाँ पे उनके पास बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। अगर उसमें एक टीचर उनको फोकस रख रहा है, इंगेजिंग रख रहा है, बच्चे एक्टिव हैं, अटेंटिव हैं, तो आई गेस वो सबसे बड़ी उसकी अचीवमेंट हो सकती है। इस तलबा को जो है वो क्लास पे अटेंटिव रखने के लिए क्या-क्या तरीके अपनाने चाहिए ऑनलाइन क्लास में? मैंने भी खुद भी क्लासेस अटेंड की, जैसे बोट्सवाना की थी, हालाँकि उसमें थोड़ा-सा लैंग्वेज गैप भी था। हमारे थ्रू आउट इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहे थे, लेकिन कोई एक्सेंट में थोड़ा-सा बच्चों को प्रॉब्लम्स थी टीचर ट्रेनिंग पार्टिसिपेंट्स में भी। तो मेरे ख़्याल में अगर एंगेजिंग आपने रखना है बच्चों को, तो आपको क्रॉस क्वेश्चंस करने चाहिए और एक ओपन डिस्कशन रखनी चाहिए अपनी क्लासरूम्स में। क्योंकि जब आप टीच करते हैं या फैसिलिटेट करते हैं, मतलब का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, अगर उसमें फैसिलिटेटर खुद ही हर चीज़ डिलीवर कर रहा होता है और खुद ही अपना उसका स्पीकिंग टाइम बहुत ज़्यादा होता है, तो स्टूडेंट्स फिर उस चीज़ को एंगेजिंग नहीं लेते, स्टूडेंट्स फिर कहने खामोश हो जाते हैं, वो बस सुन रहे होते हैं बैठ के। लेकिन अगर आपने स्टूडेंट्स को एक्टिव रखना है, एंगेजिंग रखना है, तो आपको उनसे क्रॉस क्वेश्चंस करने चाहिए और बच्चों को एक ओपन डिस्कशन रखनी चाहिए कि कोई भी अपना अ, उसका जो भी ख़्याल है वो बता सकता है, कोई भी क्वेश्चन है वो बता सकता है, कुछ भी किसी ने शेयर करना है। क्योंकि मेरी हमेशा से ये प्रैक्टिस रही है कि जब भी मैं क्लास लीड करती हूँ, मैं एक ओपन डिस्कशन रखती हूँ कि कोई भी स्टूडेंट बोल सकता है। ऑब्वियसली क्लासरूम्स को देखते हुए हैंड रेज़ करें, माइक आराम पहले वन बाय वन बोलें। लेकिन उससे ये होता है कि बच्चे अटेंटिव रहते हैं, बच्चों को लगता है हमारी बात सुनी जा रही है और वो एन्जॉय करते हैं इस चीज़ को। जैसे जदीद टेक्नोलॉजी है, क्या ये सिर्फ़ टीचर और स्टूडेंट को ही सीखनी चाहिए या फिर वालिदैन को भी जो है उसी तरह फ़ैज़याब होना चाहिए इससे? बिल्कुल होना चाहिए, हमारी कम्युनिटी में हर एक इंसान को होना चाहिए, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा ना कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। अगर स्टूडेंट्स और टीचर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और एआई टेक्नोलॉजी को सीख रही हैं, तो पेरेंट्स को 100% ज़्यादा नहीं, लेकिन उसकी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि फिर स्टूडेंट्स का मतलब पेरेंट्स का अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा ना एक रिलेशन भी और कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। अगर अभी हम बात करें ना, अभी आज की स्पेशली जनरेशन में, अगर पेरेंट्स जो है वो एआई टेक, क्योंकि आजकल के बच्चे तो टेक्नोलॉजी में ही है, एआई में ही है, वो जो जेन जी है, जेन अल्फा है, वो सब टेक्नोलॉजी को यूज़ करें। तो पेरेंट्स अगर इस चीज़ से वो नहीं अपने आप को वो चीज़ें नहीं सिखाते, उसके बारे में नॉलेज नहीं लेते ना, तो वो फिर उनके साथ बच्चे फिर क्या कम्युनिकेट करेंगे, बच्चों के साथ उनका माइंडसेट ही नहीं मिलेगा, तो बच्चों के साथ उनका बहुत रिलेशन और कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा। तो आई गेस पेरेंट्स के लिए भी, ग्रैंड पेरेंट्स के लिए भी कुछ एक्सटेंड तक चीज़ें सीखना, एआई टेक्नोलॉजी को सीखना बहुत ज़रूरी है। आपका क्या ख़्याल है पाकिस्तान में जो है तालीमी टेक्नोलॉजी जो है इसकी सबसे बड़ी रुकावट क्या है इसके फैलने में? हमारा माइंडसेट है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि पाकिस्तान में लोग चीज़ों का अडेप्ट नहीं करते, या बहुत मतलब पाकिस्तान में अगर कोई चीज़ आती है ना, तो हम लोग हमेशा उसका नेगेटिव पहलू पहले देखते हैं, पॉजिटिव पहलू बाद में देखते हैं। हमारे आई डोंट नो हर किसी के माइंडसेट में ऐसा क्यों है कि हम लोग ज़्यादा चीज़ों को नेगेटिवली लेते हैं। हम ये नहीं देखते उसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या हो जाएगा, हम उसको पॉजिटिव इफेक्ट को फैलाएं, हम नेगेटिव के इफेक्ट के बारे में बात ही ना करें। क्योंकि ये है कि पाकिस्तान में लोग, अब जैसे एआई है, एआई की एग्जांपल ले लें, तो अभी बहुत से लोग ऐसे हैं, आई गेस 60% लोग अभी भी पाकिस्तान में ऐसे हैं जो कि आपको कहेंगे कि एआई तो एक फितना है, या एआई जो है वो आपको ख़राब कर रहा है, बच्चों को ख़राब कर रहा है, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अभी तक ये माइंडसेट मौजूद है, अभी 2026 में रह रहे हैं और अभी भी लोग ये बात सोच रहे हैं। तो पाकिस्तान में जो मसला है ना, वो हमारे माइंडसेट का है, हम उन चीज़ों को अडेप्ट नहीं करते, हम इन चीज़ों का पॉजिटिव, क्योंकि हर चीज़ का ऑब्वियसली नेगेटिव पहलू तो होता ही होता है। मोबाइल्स भी है, उसका भी नेगेटिव पहलू था, लेकिन हमने इग्नोर किया ना, मोबाइल तो अब सबके हाथ में है, ऐसा तो नहीं है कोई भी बच्चा मोबाइल के बगैर तो नहीं है, मोबाइल तो हर कोई इस्तेमाल कर रहा है। तो फिर जो चीज़ें आती हैं, हमें उसको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उस चीज़ को अवेल करना चाहिए, नेगेटिव चीज़ें उनसे दूर रहें,
बच्चों को भी सिखाएँ, खुद भी सीखें, ताकि हमारा जो मुल्क है वो ग्रो कर सके। उसकी वजह से फिर हमारा मुल्क ग्रो भी नहीं करता, क्योंकि हम उन चीज़ों को हमें रिसोर्सेज़ भी नहीं ना मिलते। अभी जैसे रेहान स्कूल है, अरुण अभी तो और ऐसा स्कूल है जो चीज़ें सिखा रहे हैं, हालाँकि पाकिस्तान में कितनी आबादी है। एक स्कूल तो हर चीज़ नहीं बदल सकता ना, अभी हमें और भी सिस्टम्स चाहिए पाकिस्तान में जो कि इस चीज़ को उभारे, इसको लेकर आए, ताकि हम बाकी को चेंज देख सकें अपने मुल्क में। देहाती इलाकों में जो है टेक्नोलॉजी के फ़रोग के लिए हुकूमत को आपके ख्याल में क्या कदम उठाना चाहिए? देहाती इलाकों में आएँगे, सबसे पहले तो आपको इंटरनेट की रिसोर्सेज़ देनी चाहिए। हम देहाती इलाकों की अभी बात करें, हम अभी की तरह लाहौर बड़ा शहर है, लाहौर के भी कई इलाके ऐसे हैं जो कि थोड़े कच्चे इलाके हैं, वहाँ पे भी इंटरनेट कोई अच्छा अवेलेबल तो नहीं है। तो लिहाजा सबसे पहले तो उनको इंटरनेट की जो नेटवर्किंग है वो सबको देनी चाहिए, ताकि लोग कम से कम इंटरनेट से तो एक्सेस ले सकें ना, कुछ सीख तो सकें। दुनिया में जो हम ग्लोबल हमारा जो ग्रुप है, ग्लोबल वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, तो वहाँ पे लोग शामिल हो सकें, देख सकें दुनिया में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो इंटरनेट के आगे सबसे पहले रसाई जो है वो हर इलाके को मिलनी चाहिए, मतलब इंटरनेट इज़ रियली कॉमन। कौन सा मुल्क है जहाँ पे इंटरनेट नहीं होता? तो आई गेस इंटरनेट ज़रूर हर किसी इलाके में अवेलेबल होना चाहिए, ताकि जो वहाँ के बच्चे हैं, बड़े हैं, वो दुनिया के साथ कनेक्टेड रह सकें। बस आपका क्या ख्याल है 2036 में जो है वो क्लासरूम का माहौल कैसा होगा? 2036 में मुझे ऐसा लगता है क्लासरूम्स में अ, एक टीचर होगी, टीचर के साथ मे बी कोई असिस्टेंट रोबोट भी हो उसके साथ, या एआई टेक्नोलॉजी के थ्रू ही बच्चों को पढ़ाई होगी। और बच्चे आई बिलीव बुक्स में भी मुझे लगता है ख़त्म हो जाएगी, पता नहीं क्यों। मुझे ऐसा लगता है बच्चे के पास टैबलेट्स या लैपटॉप्स वगैरह होंगे, और उसी के थ्रू बच्चे पढ़ रहे होंगे हर जगह पे, हर इलाके में। वो जो बुक्स थी वो शायद ख़त्म हो जाए, अब बच्चे के पास एक क्लिक में हर बुक मौजूद हो, लैपटॉप हो, टैबलेट हो, उसी के थ्रू बच्चे पढ़ रहे होंगे। तो ये मुझे मुझे ऐसा लगता है कि 2036 में जो है, इस तरह से हमें कुछ सिनेरियो देखने को मिलेगा। बस अगर आप वज़ीर तालीम बन जाएँ तो तालीम में टेक्नोलॉजी के हवाले से आपका पहला फैसला क्या होगा? मेरा पहला फ़ैसला होगा कि हम अपने करिकुलम सारे को चेंज कर दें, अपनी किताबों को चेंज कर दें, नया करिकुलम लेकर आएँ जिसमें मैं ये नहीं कहती सारा कुछ टेक्नोलॉजी बेस्ड हो, कम से कम एडवांस तो हो ना। हमारी सारी जो बुक्स हैं मैट्रिक की देख लें आप, वो कितनी पुरानी बुक्स हैं, हमारे माँ-बाप ने भी पढ़ी, हमारे दादाओं ने भी पढ़ी, वो सबने पढ़ी। तो हमारा वो जनरेशन टू जनरेशन ही चलता आ रहा है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रही हैं। तो आई बिलीव करिकुलम चेंज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उस चीज़ की, हम नई चीज़ें लेकर आएँ। और टेक्नोलॉजी के हवाले से मैं ये करूँगी कि हर इंस्टीट्यूट में एक हम लैब ओपन करें, जहाँ पे बच्चे अपनी उनके हर डेली के लेक्चर्स हों, उसमें जाके वो टेक्नोलॉजी एआई के बारे में सीख सकें। मेरे हिसाब से आपका क्वेश्चन ये है कि आप लास्ट में हमारे नाज़रीन को या जदीद नौजवानों को क्या पैगाम देना पसंद करेंगी टेक्नोलॉजी के ऊपर? मेरा सबको पैगाम ये होगा कि जब आप लोग हमें जो है, हम लोगों को अपना माइंडसेट वक्त के साथ साथ ग्रो करना चाहिए। एक ही लूप में नहीं चलते रहना चाहिए, ये सोच के कि ये चीज़ नेगेटिव है। हर चीज़ नेगेटिव होती है, वो हम पे डिपेंड करते हैं, हम उसको नेगेटिव यूज़ करते हैं या पॉजिटिव यूज़ करते हैं। तो बेहतर है कि हम लोग, अगर हमें वाकई दुनिया के साथ अगर हमें मिल के चलना है, तो फिर हमें ज़रूरत है कि हम लोग चीज़ों को एक्सेप्ट करें। कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में आ रही हैं, उसको उसके बारे में सीखें और उसको अपनी लाइफ में इंटीग्रेट करें। थैंक यू सो मच मिस, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत ज़्यादा मालूमात में इजाफ़ा हुआ। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान अल्लाह ज़िंदाबाद। हाफ़िज़।